Hello everyone, this is Amolik Nigam, and today I am in a podcast with my father, Mr. Yukendra Nigam. He's a certified financial planner and also the founder of Urban Vista Wealth. Today I'll be asking a couple of the questions to him and he would be answering accordingly. Let's see what are his opinions and how does it help to us. So let's begin with it. Okay. Hello Mr. Yukendra. Hi, Molik. कैसे हो dear? I'm good. Yes. Today I'm just asking you few of the questions. Just answer them according to you, and we'll see what are your opinions towards it. Okay. So let's begin. Yes. Please. And my first question is Hmm. that how does mutual fund work? सो अमोलिक तुम्हारा बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करते हैं। मैं इसलिए हिंदी में भी यूज़ कर रहा हूँ सो दैट हमारी सारी ऑडियंस को अच्छे से समझ में आए कि म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं। तो म्यूचुअल फंड अमोलिक क्या है कि बहुत सारे स्टॉक हैं जो आज की डेट में बहुत महंगे हो चुके हैं। जैसे एमआरएफ की बात कर रहे हैं, एमआरएफ एक बहुत शानदार स्टॉक है जिसने लोगों को माइंड बॉगलिंग रिटर्न दिया है, लेकिन आज की तारीख में 1.5 लाख रुपए से ऊपर का स्टॉक है, राइट। ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं। तो आज की डेट में सपोज तुम 10,000 रुपये केवल महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो या किसी के पास में केवल 1 लाख रुपए हैं और वो चाहता है कि केवल एक स्टॉक में ना करके हमारे पास में कुछ मल्टीपल एक मेरे को एक्सपोजर मिले इन्वेस्टमेंट में। तो तुम्हारे पास 10,000 है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 50 लाख है, उसने सबने एक जगह पैसे रखे और वो पैसा म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उस फंड मैनेजर ने एक पोर्टफोलियो बनाया, एक 25 से 30 कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाया। उस पोर्टफोलियो में वो इन्वेस्ट कर रहा है और सपोज उसने उस पूरे के पूरे फंड को यूनिटाइज कर दिया, उसको एक छोटे छोटे पीसेस में यूनिट्स के रूप में बांट दिया। मान लिया एक यूनिट की जो वैल्यू है उसी को एनएवी बोलते हैं। एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, या उसको समझने की भाषा में मौलिक बोल सकते हैं पर यूनिट प्राइस। सो अगर सपोज एक यूनिट की वैल्यू 10 रुपए है, राइट, और तुमने 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो तो तुमको कितने यूनिट मिलेंगे? 1000। 1,000 यूनिट मिलेंगे। परफेक्ट। तो किसी ने अगर सपोज 10 लाख इन्वेस्ट किए और 10 रुपए की यूनिट की वैल्यू है तो उसको कितने यूनिट मिलेंगे? 1 लाख। 1 लाख। तो अभी समझ में आ गया। तो यानी कुल मिला के पूरा का पूरा जो ये यूनिट एलोकेशन है ये ऐसे काम करेगा। अब मार्केट सिंपल सी बात है, मार्केट में ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी होती है, पता है ना। मैंने तुमको बहुत सारे असाइनमेंट दिए हैं स्टॉक मार्केट पढ़ने के। तो मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है मौलिक? वॉलेटिलिटी मतलब कि मार्केट का ऊपर नीचे जाना। मार्केट का ऊपर नीचे जाना। तो नीचे जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बेरिश। और जब ऊपर जाता है तो बुलिश। करेक्ट, राइट। सो इसका मतलब है कि मार्केट में ऊपर नीचे जो भी ये जिगजैग है ये मार्केट का नेचर है और ये मार्केट का नेचर की वजह से जो भी इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे यूनिट का अप और डाउन करता है और यूनिट हमारे अप एंड डाउन होते हैं। तो इसका मतलब है लास्ट डे सपोज तुमने 10 साल या 20 साल एसआईपी चलाई, अभी तुमने जो भी मार्केट का अप डाउन था तुम 10,000 पे करते गए, उससे जो भी यूनिट की वैल्यू यूनिट्स हैं वो तुम्हारे यूनिट्स वहां पे मिलते गए। यूनिट किस बेसिस पे मिलेंगे? एनएवी के बेसिस पे मिलेंगे। जो भी एनएवी का रेट है, एनएवी का रेट किस बेस पे आएगा? जो मार्केट में जिन भी कंपनीज में पैसा लगा है उन कंपनीज के स्टॉक में जो अप एंड डाउन होगा उसके बेसिस पे वो यूनिट्स अप एंड डाउन होंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो अभी तुमको मौलिक इसका मतलब समझ आया कि जो भी तुम पैसे इन्वेस्ट करोगे उससे यूनिट एलोकेशन होगा। यूनिट बेसिकली यूनिट का जो रेट है जिसको एनएवी कहते हैं उसके बेसिस पे होगा। तो इसका मतलब है तुमने 10,000 की एसआईपी करी, 20 साल के बाद 24 लाख दिए, सपोज करो उसकी वैल्यू 20 साल के बाद 1 करोड़ अगर हो गई तो इसका मतलब है तुम्हारी एक रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के बेसिस पे तुमको यूनिट मिल गए जो कि ज्यादा मिल गए और लास्ट डे जो भी यूनिट का रेट था जिसको एनएवी बोलते हैं उसके बेसिस पे तुम्हारी फंड वैल्यू जनरेट हो गई। तो आई होप तुमको समझ आया कि एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड काम कैसे कर रहा है। तो अभी समझ आया कि भाई सिंपल सी बात है कि तुम डायरेक्टली आज की डेट में टाटा का बिजनेस, बिरला का बिजनेस, अम्बानी का बिजनेस, अडानी का बिजनेस, मारुति कार, हम इतनी बड़ी कंपनियां नहीं बना सकते बोले, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं हमने एक फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक पोर्टफोलियो में हमारी भले ही एसआईपी 10,000 रुपए की जा रही है और उस फंड में अगर पोर्टफोलियो में सारी की सारी कंपनियां हैं तो कहीं ना कहीं हम इन कंपनियों का भी कोई ना कोई एक्सपोजर ले रहे हैं और इससे अपनी वेल्थ को बिल्ड कर रहे हैं। राइट, समझ आया? समझ आ गया। ग्रेट। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? हाँ, सो आप सब देख सकते हैं योगेंद्र सर ने हमें कितनी अच्छी तरीके से समझाया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन। मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जो म्यूचुअल फंड है उसमें हमें कौन से फंड्स चूज करने चाहिए? म्यूचुअल फंड में बोले कि तुम्हारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड में ढेर सारे फंड्स हैं। अब आज की डेट में अगर म्यूचुअल फंड में बात करोगे, आज की डेट में करीब
53-54 कंपनीज एएमसीज आ चुकी हैं। म्यूचुअल फंड कंपनीज को एएमसीज बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। आपकी एसेट, कुल मिला के पैसा भी हमारी एसेट है ना, तो उसको मैनेज कर रही है, इसलिए उसको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलते हैं। और हर कंपनी के पास में 200, 250, 300 फंड्स हो गए आज की डेट में, और सब मिला के देखेंगे तो करीब ये 3-4 हज़ार फंड हो गए। लेकिन उस फंड में कौन से फंड हमको लेने चाहिए, तो सबसे पहले तुमको कैटेगरी समझने की जरूरत है। तो एक कैटेगरी है जिसको लार्ज कैप बोलते हैं। लार्ज कैप एक वो कैटेगरी है जिसमें बहुत बड़ी, सिर्फ ब्लू चिप जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, जैसे जियो आप ले सकते हो, आरआईएल ले सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, या बिरला, टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, जितनी ये टॉप क्लास की कंपनीज है, ये सारी की सारी लार्ज कैप में आती हैं, राइट। लार्ज कैप कंपनीज में ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल नहीं होगी, लेकिन मार्केट जब डाउन जाएगी तो इनमें उतना ज़्यादा एक तरह से गिरावट भी नहीं होगा, रिस्क भी नहीं होगा, ठीक है। सो इसलिए लार्ज कैप के रिटर्न्स आपके स्टेबल होंगे, थोड़े से कंपैरेटिवली आपको कम दिख सकते हैं, लेकिन ये उतना रिस्की नहीं है जितना मिड कैप है, राइट। लेकिन मिड कैप में अगेन, मिड कैप कंपनीज, क्योंकि इंडिया इज ए, आप देख ही रहे हो अभी बहुत ही, इंडिया की इकॉनमी बहुत ही इमर्जिंग इकॉनमी है, तो मिड कैप दूसरी एक कैटेगरी है जहाँ पे ग्रोथ के बहुत चांसेस है। जैसे अभी आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं, निपॉन का एक मिड कैप फंड है, या बहुत सारे ऐसे, एचडीएफसी का मिड कैप फंड है, कई सारी कंपनीज के मिड कैप फंड्स ने बहुत अच्छा रिटर्न पिछले कुछ सालों में दिया। तो इसके पीछे रीजन ये है कि ये वो कंपनियां हैं जिनमें अभी एक्सपेंशन के बहुत चांसेस हैं, एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा इनका स्कोप है, राइट। उसके बाद एक कंपनीज हैं जिनको स्मॉल कैप बोलते हैं, जो कंपनियां अभी आज बहुत छोटी हैं, लेकिन जो मिड कैप कंपनियां आज मिड कैप बनी है, वो कभी ना कभी अमूलिक स्मॉल कैप होंगी ना, उनमें एक्सपेंशन हुआ, उनमें ग्रोथ आई, और वो कंपनियां कल को बन गई मिड कैप। तो सेम स्मॉल कैप कंपनीज में सबसे ज़्यादा इस ग्रोथ के चांसेस हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोनेंशियल आपको ग्रोथ दे सकते हैं, लेकिन अगेन इस पर रिस्क भी उतना ही है, ठीक है। तो मेजर ये कैटेगरी है। उसके बाद कुछ कैटेगरीज और अभी इंट्रोड्यूस हुई हैं, जिसके जैसे अभी क्या हो गए, इतना टाइम हो गए, जैसे फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप का मतलब है कि फंड मैनेजर मार्केट के सिनेरियो के बेसिस पे आपके फंड को इन्वेस्ट करेगा, कि अगर मार्केट में बहुत तेजी आ रही है तो आपके फंड को आपको वो हो सकता है मिड कैप, स्मॉल कैप की तरफ ले जाए, और नहीं तो वो हो सकता है उसको लार्ज कैप में रखे। तो जैसा मार्केट की चाल होगी, मार्केट का मूवमेंट होगा, उसके बेसिस पे वो इन्वेस्ट करेगा। सेम एक कैटेगरी है विच इज कॉल्ड द मल्टी कैप। तो मल्टी कैप में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मेरे को गोल्ड का भी एक्सपोजर मिल जाए, मेरे को कमोडिटी का भी एक्सपोजर मिल जाए, या मेरे को कुछ डेट का भी एक्सपोजर मिल जाए, बॉन्ड्स का एक्सपोजर मिल जाए। तो एक बहुत अच्छी कैटेगरी विच इज कॉल्ड दी मल्टी कैप फैसिलिटी। मल्टी कैप फंड की हमारे पास में ऑप्शन है। तो मल्टी कैप में क्या है, आपको स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, साथ ही साथ गोल्ड, साथ ही साथ कुछ बॉन्ड का भी एक्सपोजर, आपको डेट का भी एक्सपोजर मिल जाता है। ये रिटर्न्स आपके डेट के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसी इक्विटी में, प्योर इक्विटी में रिस्क होगा, उस रिस्क के कंपैरिजन में ये रिस्क काफ़ी हद तक कम होगा। सेम एक और कैटेगरी विच इज कॉल्ड द बैलेंस एडवांटेज फंड, है ना। तो जैसे मैं तुम्हारा फादर हूँ अमोलिक, है ना, और तुम्हारी मम्मी, तो माँ और बाप, ये दो लोग ऐसे होते हैं जो हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यस और नो। तो सेम अगर किसी को म्यूचुअल फंड में आज इन्वेस्ट कोई कर रहा है, तो उसको अगर ज़्यादा रिस्क लेने का अभी उसकी उसकी मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, या उसका कॉन्फिडेंस अलाउ नहीं कर रहा है, तो दो बहुत अच्छी कैटेगरी हैं जिसको आप माँ और बाप बोल सकते हो, राइट। तो जो मल्टी एसेट एलोकेशन, जो मैंने अभी तुमको फंड बोले, उसको माँ बोला जा सकता है, और जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, ये कहीं ना कहीं बाप है। तो अगर कोई आज की डेट में, तो हम अपनी ऑडियंस को ये भी बता सकते हैं कि अगर आज उसको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो वो माँ और बाप के साथ कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, और धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को वो अलग अलग लार्ज कैप, मिड कैप, या स्मॉल कैप, या और अलग अलग कैटेगरीज में वो आगे कर सकता है, राइट। सो हमने देखा कि मिस्टर योगेंद्र कितनी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। आगे भी क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग के लिए थोड़े हार्ड हैं, लेकिन सर के लिए इजी हैं, तो वो भी अब सर हमारा आंसर देंगे। तो जो आपने कैटेगरीज बताई, इसमें से कौन सी कैटेगरी में एक इन्वेस्टर को फंड सेलेक्ट करना चाहिए? यस, तो अमोलिक फंड कैटेगरीज समझने के लिए या अडॉप्ट करने के लिए आपको अपने गोल समझने बहुत ज़रूरी है, कि एग्जैक्टली आपका गोल क्या है। तो गोल का मतलब है कि सपोज अगर किसी को आज, किसी की 30 साल की उम्र है, और उसको अगले 30 साल उसके पास हैं, और उसको अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा करना है,
तो इसका मतलब है कि वो स्मॉल कैप अपने रिटायरमेंट वाले फंड को बनाने के लिए वो स्मॉल कैप में पैसा डाल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 30 साल है। मार्केट में 30 साल में बहुत सार बार वोलेटिलिटी आएगी, ऊपर नीचे होगा, झिकझैक चलेगा, लेकिन ये झिकझैक उसकी वेल्थ को बहुत अच्छे से बना देगा, राइट। उसके बाद में अब मिड कैप, सपोज करो उसके बच्चे हैं, अब मान लिया अगर उसका 2 साल का बच्चा है, अब उसकी हायर एजुकेशन के लिए उसको पैसे चाहिए, तो उस पैसे को ये मिड कैप में डाल सकता है। 18 साल की उम्र में उसको अपने बच्चे के लिए पैसे चाहिए, 16 साल उसके पास है, अभी उसके पास 2 साल का उसका बच्चा है, तो वो अपने इस पैसे को उसको मिड कैप में डाले, राइट, ताकि वो मिड कैप से एक टाइम उसको अगर हम देंगे। इक्विटी मार्केट में हमेशा मौलिक याद रखो कि अगर आपने 10 साल या इससे ऊपर इक्विटी मार्केट को दे दिए, तो आप ये मान के चलिए आपका रिस्क लगभग यहाँ से खत्म हो जाता है और आपके रिटर्न्स आपको बहुत ही स्टेबल मिलते हैं। मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आज किसी के पास पैसे हैं और उसके पास सिर्फ 2 साल हैं और वो बोल रहा है इक्विटी मार्केट में मेरे को आना है। मैं हमेशा उसको बोलूंगा कि अगर किसी के पास 2 साल हैं तो वो म्यूचुअल फंड में ही ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड में लिक्विड फंड्स हैं, डेट के फंड्स हैं, वो उसमें डाल दे, राइट, ताकि उसका पैसा बिल्कुल कम ना हो और जो उसको बैंक एफडी में 6 से 7% मिल रहा था वो 6 से 7% यहाँ पर भी उसको रिटर्न आ जाएंगे। हो सकता है थोड़े उसको आधे 1% उसको ज़्यादा ही रिटर्न मिल जाए। तो यहाँ पे इक्विटी मार्केट में अगर किसी को आना है तो अमूलिक हमेशा इस बात को समझना है कि आपका एक्सपोजर मोर देन 5 ईयर का होना चाहिए, मोर देन 5 ईयर, राइट। और मैं तो कहूँगा कि आपका बल्कि 10 साल से ऊपर का एक्सपोजर आपका होना चाहिए। अब उसके पहले आपके पास में, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास में केवल 5-7 साल के बाद अगर आपको कोई काम कर रहा है तो आपको लार्ज कैप में जाना है। तो मेरी बात समझ में आया? हाँ, समझ यानी आपको अगर घर बनवाना है, सब 7 साल के बाद घर बनवाना है, अब आपको एक एसआईपी करनी है जिसके लिए घर के लिए डाउन पेमेंट चाहिए, आपको लार्ज कैप की एक एसआईपी करनी चाहिए। आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, आपको एक मिड कैप की एसआईपी करनी है अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए। आपको उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना है, वो आप एक फ्लेक्सी कैप ले सकते हो, राइट। तो आपने एक फ्लेक्सी कैप की एसआईपी करी बच्चे की हायर शादी के लिए, मिड कैप की एसआईपी करी बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, और स्मॉल कैप की एसआईपी करी अपने रिटायरमेंट के लिए। समझ आया आपको? तो यानी अब आपके पास सारी कैटेगरी हो गई, लार्ज कैप भी हो गया, मिड कैप भी हो गया, स्मॉल कैप भी हो गया, फ्लेक्सी कैप भी हो गया। और अगर आपका कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने आपको बोला कि आपको बूस्ट करना है, कुछ ये है, कोई ऐसा है थोड़ा बहुत आप सेफ चलना चाहते हो, सपोज आपको एक फॉरेन ट्रिप चाहिए, है ना, 5 साल के बाद आपको फॉरेन ट्रिप चाहिए, आपको यूरोप घूमना है, आपको वर्ल्ड टूर करना है, उसके लिए आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन की, आप मल्टी कैप की भी एक एसआईपी कर सकते हो। आप, मेरा मानना है कि आपको बिना गोल के अपनी कोई एसआईपी नहीं करनी चाहिए। गोल कुछ भी हो सकता है। गोल आपको आपका नंबर गोल हो सकता है। नंबर गोल का मतलब, अब जैसे आज की डेट में बहुत सारे बच्चे जो भी नई जॉब करते हैं, राइट, अभी उनकी शादी नहीं हुई है, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो अभी उनके उनके बच्चे नहीं है, तो उनको उनको अभी ये है कि मेरे बच्चे, मेरी शादी, मेरा, तो अभी ये रिलेवेंट है, तो मेरे लिए क्या गोल है, तो वो अपने लिए एक नंबर गोल बना सकते हैं। नंबर गोल का मतलब है कि आज उम्र है 22-23 साल, लेकिन एक नंबर गोल ये है कि मैं अगले 10 साल में मुझे पहला 1 CR देखना है अपने अकाउंट में, मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में फर्स्ट 1 CR मुझे कैसे दिखे। तो 10 साल का ये एक गोल हो सकता है। तो उस 10 साल के लिए एसआईपी अगर करनी है तो किस में कर सकते हैं? आप कर सकते हैं स्मॉल कैप में। अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप के रिटर्न, अगर आपने एक ढंग से एक अपनी एसआईपी को स्टार्ट किया है, तो स्मॉल कैप एसआईपी आपको, या 15 साल में तो आपको बना ही सकती है। रूल एक पता है ना, 15-15-15, सिंपल एक रूल है कि अगर स्टॉक मार्केट ने आपको 15% के रिटर्न दिए, राइट, जो कि दिए हैं, लेकिन अभी हम सेबी की गाइडलाइन की वजह से 12.5% से ऊपर की रिटर्न्स की किसी को बात नहीं करते हैं, 12 से 15% का रिटर्न। लेकिन पीछे अगर हम देखें तो लॉन्गर रन पे रिटर्न 15-16% के स्टॉक मार्केट ने, इस म्यूचुअल फंड ने आराम से दिए हैं, राइट। तो 15-15-15 का रूल ये कहता है कि 15,000 की एसआईपी अगर 15% से 15 साल के लिए चलाई जाए तो वो 1 CR बना देती है। यानी 1 CR का जो ड्रीम है वो आराम से अचीव हो जाता है, राइट। आई होप क्लियर हो गया कि फंड को की कैटेगरी के बेसिस पे कैसे एक इन्वेस्टर को वो ये फंड चूज करने चाहिए। हाँ, समझ आ गया। परफेक्ट। तो अब मेरा फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये है कि म्यूचुअल फंड में टैक्सेशंस कैसे होते हैं? यस, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन। तो दो तरह के, इक्विटी मार्केट की हम केवल बात करते हैं, तो इक्विटी मार्केट में टैक्सेशन बेसिकली एसटीसीजी और एलटीसीजी। एसटीसीजी बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, राइट। तो 1 साल के अंदर अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो विच इज कॉल्ड दी एसटीसीजी। एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है,
जो 20% आपके गेन अमाउंट पे 20% आपको STCG देना पड़ता है, ठीक है, राइट। ठीक। लेकिन अगर आपने 1 साल के बाद पैसे निकाले हैं तो उस पे LTCG लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो 12.5% है, राइट। और 12.5% पे भी गवर्नमेंट ये कहती है कि जो भी आपका गेन है उस गेन पे 1.25 लैक्स आप उसको माइनस कर दीजिए। सपोज करिए आपने 10 लाख रुपए डाले और आपने 4 साल के बाद आपके 10 लाख के वो 15 लाख हो गए, मान लिया कि एग्जाम्पल लेते हैं, तो 10 लाख तो आपके एक्चुअल आपका अमाउंट था, उसको आप हटा दीजिए, अब बाकी बचा 5 लाख। 5 लाख से भी आप 1.25 लाख रुपए निकाल दीजिए, यानी अब जो 3,75,000 बचा है उस 3,75,000 पे 12.5% का आपको एक टैक्स विच इज कॉल्ड दी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये केवल आपको देना पड़ेगा। अच्छा, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल SIF नाम की ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, ये कैसे वर्क करती है? ओके, सो SIF का नाम है स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है स्टॉक मार्केट के रिटर्न ज़्यादा अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, तो उसके लिए कुछ लोग PMS करते हैं। PMS यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, यानी एक अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं और उन सर्टेन स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन उसके कई सारे ड्रॉबैक्स हैं कि जैसे पहला तो यही है कि उसमें मिनिमम 50 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट है PMS में, और दूसरा एवरी ईयर आप पैसा निकालें या ना निकालें, एवरी ईयर जो भी फंड मैनेजर आपके स्टॉक्स को खरीदेगा बेचेगा, तो एवरी ईयर आपको उसके हिसाब से टैक्स भी देना पड़ता है PMS पे। SIF एक ऐसा है, चलिए मैं SIF पे ही आता हूँ। SIF एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मार्केट जब तेजी आएगी, जब बुलिश होगा, तो म्यूचुअल फंड से कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको देने की प्रोबेबिलिटी रखता है, और जब मार्केट में बेरिश होगा तो जितना म्यूचुअल फंड गिरेंगे उससे कम गिरने की कहीं ना कहीं यहाँ पे स्कोप है, चांसेस है, राइट। सो एक ये ऐसा स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड है जो कहीं ना कहीं FNO डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करेंगे। FNO आपने सुना होगा, FNO में इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन इंडिविजुअल के बेसिस पर रिस्की होता है। लेकिन फंड मैनेजर जब एक AMC में एक FNO में कुछ पैसे को इन्वेस्ट करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डेरिवेटिव जिसको आप बोलते हो, तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से करता है। कंपनी के पास में फंड्स का कोई कमी नहीं होती है, प्लस बहुत सारे एक AI एल्गोरिथम और चीज़ों को वहाँ पे मेजर किया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको रिटर्न्स एक अल्फा वहाँ पे निकाल के जनरेट करके वो फंड मैनेजर आपको दे सकता है। तो मिनिमम SIF का जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए आपको सर्टन रखना पड़ेगा, उसके ऊपर आप 10-15 हज़ार रुपए की अगर 20,000 की SIP या उससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बाकी वो म्यूचुअल फंड की ही तरह काम करता है कि आपने 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया बेयर मिनिमम, उसके ऊपर अगर आपको 20-25-50 हज़ार की SIP करनी है आप कर सकते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट अगर 15 लाख हो गया और आपको कभी रिडम्पशन करना है, तो जैसे आप म्यूचुअल फंड में रिडम्पशन करते थे वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ 5 लाख रुपए आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका 15 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। या तो आप पूरा 15 लाख निकाल सकते हैं या सिर्फ 5 लाख निकाल सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि हम 7 लाख रुपए निकाल लें, तो 7 लाख निकालने से क्या होगा, आपका ये जो SIF वाला अमाउंट है बेयर मिनिमम 10 लाख, ये बेसिकली कम हो जाएगा, 8 लाख बचेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 10 लाख रुपए आपको इसमें रखना पड़ेगा, राइट। ये अलग अलग AMCs में इसमें भी कैटेगरीज है, इक्विटी, हाइब्रिड और डेट। सो डेट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट येस इक्विटी और हाइब्रिड ये दो कैटेगरी SIF में हम जरूर जा सकते हैं। तो आइडियली जो एक इन्वेस्टर काफ़ी समय से म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, अब उनको अगर एक नया फ्लेवर चाहिए कुछ ज़्यादा अच्छे और एग्रेसिव रिटर्न्स के लिए, तो SIF एक बहुत ही शानदार एक टूल है। उस टूल को ज़रूर कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की ज़रूरत है। सो मौलिक आई होप मैंने आपके सारे आंसर्स दिए, या राइट। बिल्कुल एकदम अंडरस्टैंडिंग मिल गई इन सब चीज़ों ओके, की। सो बस यही सब था, और इन सब चीज़ों से आपको भी बहुत नॉलेज मिलती है, हमें भी बहुत नॉलेज मिलती है। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि अमोलिक ने मेरे से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे और मैंने उसको सारे आंसर किए, एंड आई होप कि आपको भी इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड के बारे में ढेर सारी जानकारियां मिली। सो फाइनेंशियल लिटरेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अमोलिक को लगातार सिखाता रहता हूँ और बोलता रहता हूँ कि ये तुम भी पढ़ो, ये करो। आप भी इसी तरीके से कहीं ना कहीं कर सकते हैं, और आप हमारा चैनल फॉलो करिए। आप कहीं ना कहीं आपको हम लगातार ये इन्फॉर्मेशन देंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको ये जर्नी नहीं समझ आ रही है कि कहाँ से शुरू करें, किसी एक्सपर्ट की आपको एडवाइस चाहिए, आपकी ज़िंदगी में कोई फाइनेंशियल ऐसा एक्सपर्ट मिसिंग है
प्लीज़ आप हमको कांटेक्ट करिए, आप डीएम करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, मेरे साथ 1-to-1 अपॉइंटमेंट बुक करेगी और हम आपकी इस फाइनेंस की जर्नी को सुपर डुपर आपको बना के देंगे।